तो एस्टन विला ने हरा दिया है बुरी तरीके से, एक्सपोज कर दिया कई सारी चीज़ें, उनकी मैं बात करना चाहता हूँ और मैच की भी बात करूँगा और अभी करंटली चेल्सी के साथ क्या हो रहा है और क्या लग रहा है मुझे, किस तरीके की टीम है हमारी, क्यों हम इस टीम पे भरोसा नहीं कर पा रहे या क्यों ये टीम इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रही है, एक ही मैच में अच्छा खेल के ख़राब खेल लेते हैं और क्या हो रहा है। ये चीज़ जो है उसको मैं आज थोड़ा सा अपने हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ना मैं मैच की बात कर लेता हूँ क्योंकि फिर ना मैं चेल्सी की बात डिटेल में करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम मुझे क्या लग रहा है कि करंटली हैं इस सिनेरियो में जो हमारे साथ हो रही हैं चीज़ें। सबसे पहली बात तो फुल क्रेडिट टू एस्टन विला और उनाई एमरी, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड हाफ में हमें टैक्टिकली आउटप्ले किया और जिस तरह से सेकंड हाफ में उन्होंने हमें उठा के पटक दिया, बिल्कुल मिडफील्ड में उन्होंने हमको डोमिनेट किया, कुचल दिया हमको आके और चटनी बना के खा गए पराठों के साथ दही लगा के। तो ये एक टेस्टिमेंट है टू उनाई एमरीज जीनियस और एस्टन विला जो खेल रही है एज अ टीम इस सीज़न, काबिल तारीफ़ चीज़ है। आई थिंक 12 मैचेस जीत गए हैं वो, 11 जो भी है 11-12 मैचेस लगातार जीत गए हैं वो और बड़ी बड़ी जीत हैं। आर्सेनल को उन्होंने हराया है, चेल्सी को हरा दिया है होम पे आके स्टैमफर्ड ब्रिज में, बड़े बड़े उन्होंने सिचुएशन से मैच निकाले इस सीज़न। आई थिंक मोस्ट पॉइंट्स अर्न फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस हैं एस्टन विला के, 18 पॉइंट एस्टन विला ने जीते हैं इस सीज़न फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस, जहां पे वो मैच हार रहे थे लेकिन कमबैक करके वो 18 पॉइंट्स जीत गए हैं। तो गेम प्लान सिंपल था, उनाई एमरी को पता था कि वो अपनी जो इंटेंसिटी है उसको 90 मिनट तक मेंटेन नहीं कर सकते, अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलेंगे, तो उन्होंने अपनी टीम को एकदम लो ब्लॉक में बिठा दिया, हाफ लाइन के आगे ही नहीं आई एस्टन विला। और बड़ा हम ना इस चीज़ में प्राइड ले रहे थे कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी चेल्सी की, फर्स्ट हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है इस सीज़न में कि एस्टन विला ने ना एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा है फर्स्ट हाफ में। ठीक है भाई साहब, परफॉर्मेंस अच्छी थी चेल्सी की, क्रॉसेज आ रहे थे, मूवमेंट हो रहा था, आप क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़, हाफ चांसेस आपके बन रहे थे, बट एक्चुअली में आपने एमी मार्टिनेज को कितना टेस्ट किया? तो एमी मार्टिनेज को बस एक ओकेजन पे आपने टेस्ट किया जब वो नेटो का क्रॉस आया था और जाओ पेड्रो ने गोल पे शॉट मारा था और एमी मार्टिनेज ने उसको सेव कर लिया था। उसके अलावा जो गोल भी मतलब हमने मारा, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ अ लकी गोल कि ट्रेजेक्ट्री मिस हो गई है, एमी मार्टिनेज थोड़ा सा फंस गए वहाँ पेड्रो और एंजो के बीच में, जिसकी वजह से गोल वो हुआ। अदरवाइज वो लास्ट पास, लास्ट गोल, लास्ट फिनिश, वो डिसीजन मेकिंग जो हम बोले हैं कि भाई फाइनल थर्ड में जो होनी चाहिए वो आ ही नहीं रही थी हमसे। एंड क्रेडिट टू एस्टन विला फॉर सेटिंग अप इन द वे दैट दे डिड कि भाई उनका डिफेंस इतना ज़्यादा गजब था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था उनका। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना प्लेयर्स इंप्रूव करने की, तो जब आप विक्टर लिंडलॉफ और जेडन सैंचो से टाइटल चैलेंज कर रहे हैं ना, तो उनाई एमरी को ना सैल्यूट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने गेम प्लान को सेट किया था। खैर बहरहाल एक गोल पड़ता है और उनका प्लान ये था कि मुझे गेम से बाहर नहीं होना है फर्स्ट हाफ में, गेम से अगर मैं बाहर हो गया मतलब 2-0 3-0 हो गया तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज गेम में हूं अगर मैं 1-0 तक भी तो मैं अपने पत्ते खेल सकता हूं। उन्होंने अपने पत्ते खोले 60 मिनट में, 60 मिनट तक चेल्सी एक तरफा मैच वो डोमिनेट कर रही थी, जीत रही थी, बट अगेन वो जो दूसरा गोल था ना वो हम नहीं मार पा रहे थे और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात आगे जाके करूंगा। 60 मिनट पे उनाई एमरी, जेडन सैंचो, ऑली वॉटकिंस और आमदू ओनाना को डाल देते हैं। ओनाना आते हैं, थक गए हैं, एंजो काइसेडो बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया दोनों को, एंजो पे छोड़ दिया ओनाना को। उससे क्या हुआ, बॉल जो हमारे पास थी, जो कंट्रोल था मिडफील्ड में, वो हमने खो दिया। स्लो लग रहे थे, स्लगिश लग रहे थे, ट्रांजिशन में हम पिल रहे थे। थैंक गॉड फॉर रॉबर्ट सैंचेज कि 2-1 ही था, वरना 3-1 भी हो सकता था, 4-1 भी हो सकता था, हु नोस क्या होता। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई अचानक से विला के गेम की कि चेल्सी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से। जो उनाई एमरी ने ट्वीक्स किए, जो सब्सटीट्यूशंस किए, जो टैक्टिकल चेंजेस किए, उसकी वजह से हम बुरी तरीके से गेम में आउटप्ले हो गए और एस्टन विला डिजर्व करती है ये मैच जीतना। एंड क्रेडिट टू उनाई एमरी, द मास्टर टैक्टिशियन, जो इस स्क्वाड से जो आप कह सकते हैं कि शायद पेपर पे इतनी स्ट्रांग नहीं है लाइक एन आर्सेनल और अ मैन सिटी, लेकिन वो काम इतना बढ़िया कर रहे हैं कि 12 मैच लगातार जीत गए हैं भाई साहब। मजाक नहीं होता है प्रीमियर लीग में ये चीज़ करना, काबिल तारीफ चीज़ है। 12 या 11 मैच जितने भी जीते हैं वो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 12 हो गए हैं, आज 11 वो जीत के आ रहे थे। तो उनाई एमरी को पूरा क्रेडिट है, एस्टन विला ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैंने शुरुआत एस्टन विला और उनाई एमरी से इसलिए की है क्योंकि अब मैं चेल्सी की बात करना चाहता हूँ।
वरना ऐसा लगता है कि मैं एस्टन विला को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ या उना एमरी ने किया नहीं है, मतलब कुछ और एस्टन विला तो बस मतलब ऐसे आए और जीत के चले गए। नहीं, एक टैक्टिकल मास्टर क्लास हमें दिखी है आज एस्टन विला उना एमरी से। चेल्सी को उन्होंने मार दिया बिल्कुल मिडफील्ड में, जो थकान हो रही थी चेल्सी में उसका फ़ायदा उठाया और उस वजह से वो मैच जीते हैं। और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ओली वॉटकिंस ने आके जैसे गोल स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, तो उस चीज़ की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो ये एस्टन विला की अच्छाई थी जिसकी वजह से वो मैच जीते। अब मैं बात करना चाहता हूँ चेल्सी की। देखिए, मैंने एस्टन विला के बारे में एक बात कही आपको कि एस्टन विला आर द टीम जिन्होंने मैचेस जीते हैं फ्रॉम लूजिंग पोजीशन। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने गेन किए हैं फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस। अगर मैं चेल्सी की आपको इस सीज़न की कहानी दूं तो चेल्सी का आप देख सकते हैं कि 13 मैच में, चेल्सी की अगर मैं बात करूं तो 13 मैच में हमारे 23 पॉइंट थे, ठीक है। जब वो आर्सेनल वाला मैच खत्म हुआ था आई गेस, या आर्सेनल को हम खेलने वाले थे, 12 या 13 मैच में हमारे 23 पॉइंट थे। अगले 6 मैच में हमने सिर्फ 6 पॉइंट लिए हैं और 29 पॉइंट पे अभी इस समय। और इस समय हम पिछले सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा खराब खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अचीव्ड एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन। आधे सीजन के बाद हमने 29 पॉइंट लिए। पिछले सीजन हमारे 35 पॉइंट थे, मुझे अच्छे से याद है 19 मैच में 35 पॉइंट थे हमारे पिछले सीजन। अभी हम अगर जीत भी जाते हैं बोर्नमथ के अगेंस्ट तो हम 32 पे ही आ पाएंगे। तो चेल्सी के अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं जो इस सीजन हमारी हार या जो मैचेस हमने ड्रॉ किए उनमें रहा है, तो उस पर एक बार नजर डालते हैं। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ड्रॉ था, ठीक है। ये ब्रेंटफोर्ड वाला ड्रॉ जो 14 सितंबर को हुआ है, ये 2-2 हुआ है। इसमें हम लीड कर रहे थे, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट गंवाए फ्रॉम विनिंग पोजीशन। उसके बाद मैन यूनाइटेड वाले में तो रेड कार्ड मिल गया, चलिए ठीक है। ब्राइटन हम 3-1 हारे, 1-0 जीत रहे थे रेड कार्ड तक, 3 पॉइंट्स लॉस्ट फ्रॉम विनिंग पोजीशन। संडरलैंड से 2-1 हारे, 1-0 आप जीत रहे थे, गर्नाचो ने पहला गोल मारा था, 2-1 आप हार गए होम पे, 3 पॉइंट्स लॉस्ट फ्रॉम विनिंग पोजीशन। उसके बाद आप आर्सेनल के अगेंस्ट 10 मैन थे, बट वहां पे भी आपने लीड ले ली थी, अगेन 2 पॉइंट्स लॉस्ट फ्रॉम विनिंग पोजीशन। लीड्स बोर्नमथ में तो आप कभी लीड पे थे ही नहीं, तो उन मैचेस की मैं बात नहीं करूंगा। एवर्टन वाला आप जीत गए थे, न्यूकासल वाले में आपने अच्छा कमबैक किया, लेकिन वहां पे भी आपके पास चांस थे, आप मैच निकाल सकते थे। अगेन एस्टन विला के अगेंस्ट आप अच्छा खेल रहे थे, 1-0 आप लीड कर रहे थे, 2-1 आप हार गए, 3 पॉइंट्स लॉस्ट फ्रॉम विनिंग पोजीशन। तो क्या दिखा रहा है ये आपको पैटर्न, जो चीज है वो क्या चीज दर्शा रहा है। एस्टन विला की हम बात कर रहे हैं, उनके पास वो ग्रिट है, वो मेंटालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं जो उनको हारे हुए मैच जिता रहे हैं, और हमारे पास वो स्क्वाड नहीं है जो जीता हुआ मैच सी आउट कर सकें या हारे हुए मैच में वापसी कर सकें। सीधी बात है दोस्तों, हम जिन मैचेस में अच्छा भी खेल रहे हैं, जिन मैचेस में हम ऊपर होते हैं ऑपोजिशन से, डोमिनेट कर रहे होते हैं फेज ऑफ प्ले में, हमारे पास ऐसे स्ट्राइकर्स नहीं है या ऐसे फॉरवर्ड्स नहीं है जो गेम को किल कर दें, या फिर हमारे पास ऐसे डिफेंडर्स नहीं है जो 1-0 की लीड को सी आउट कर लें। आपके पास इसी हफ्ते में 2-3 एग्जांपल्स हैं। आप चाहे मैन यूनाइटेड न्यूकासल की बात कर लीजिए, आप चाहे ब्राइटन आर्सेनल की बात कर लीजिए, आप चाहे मैन सिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात कर लीजिए। इन तीनों मैच में आपको क्या कॉमन चीज लगी? तीनों ही मैचेस में जो टीम जीती है, सिटी, मैन यूनाइटेड और आर्सेनल, उन्होंने लीड ले ली। आर्सेनल ने तो क्या किया, 2 गोल मार दिए, तो मैच को ना थोड़ा सा आउट ऑफ रीच कर दिया ब्राइटन के। तो अगर वो आते भी मैच में वापस 1 गोल करने के बाद, तो उनके पास एक और गोल करने का प्रेशर था कि भाई हमें किसी तरीके से अगर ये मैच में 1 पॉइंट भी निकालना तो हमें 2 गोल स्कोर करने पड़ेंगे। उसके कारण गेम कभी कभी ओपन होता है। तो आर्सेनल को तीसरा गोल मारने के कई चांसेस मिले थे जो उन्होंने लिए नहीं थे, लेकिन उनके पास डिफेंस है तो वो उस 1 गोल की लीड को सी आउट कर लेते हैं। मैन यूनाइटेड वाले गेम में क्या होता है, पैट्रिक डोरगू एक शानदार गोल मारते हैं, रूबेन एमोरिम सब्स्टिट्यूट्स करते हैं, लेकिन उनको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, डोमिनेट करती न्यूकासल पोजीशन लास्ट के 10 से 15 मिनट में। 20 मिनट से आप देखेंगे 70 से 90 मिनट तक, इनफैक्ट मैं कहूंगा 20 मिनट न्यूकासल परेशानियां कर रही है, बना रही है वो अपॉर्चुनिटीज जहां पे उनको लग रहा है कि भाई एक चांस बन सकता है, गोल आ सकता है। मैन यूनाइटेड प्रॉब्लम हो रही है उनको डिफेंड करने में, बट उन्होंने सी आउट कर लिया। सारे डिफेंडर्स ने मिलकर कैसे ना कैसे करके कोशिश की कि भाई इसको 1-0 की लीड को 1-0 पे ही रखते हैं और यहां से 3 पॉइंट लेके निकलते हैं। लेमेंस ने ऐसा कोई, मुझे याद नहीं कि बहुत खतरनाक कोई सेव किया, उनकी क्रॉसिंग बहुत, जो क्रॉस को क्लेम कर रहे थे वो बहुत अच्छी थी, बट ऐसा मुझे याद नहीं कि कोई क्लियर कट चांस न्यूकासल ने लास्ट में बनाया। पोजेशन बहुत डोमिनेट किया था। तो ये एक अच्छा डिफेंस करता है, या फिर ये एक अच्छा अटैक करता है कि 2 गोल आपने मार दिया और आपने गेम ही किल कर दिया, जो बेसिकली लिवरपूल ने कर दिया अगेंस्ट वुल्स। ऑल्दो वुल्स तो बहुत ही गंदा खेल रही है, बट स्टिल वहां पे भी लिवरपूल ने 2 गोल मार के क्या किया कि 1 गोल अगर आया भी बुएनो का और वुल्स ने थोड़ा बहुत अगर किया भी परेशान लिवरपूल को, तो आपके पास वो 1 गोल का कुशन है
जिसके बाद आप गेम सी आउट कर सकते हैं। तो आपको ना सीजन में 38 के 38 मैचेस पूरे 90 मिनट या सारे मैचेस अच्छा खेलने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज स्कोर दैट इंपॉर्टेंट गोल, और फिर आप में गूदा होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेंटालिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि आपको क्या करना है इस लीड को सी आउट करने के लिए। तो हमारे पास ना गेम किल करने वाले प्लेयर्स हैं, ना हमारे पास गेम को डिफेंड करने वाले प्लेयर्स हैं। अगर आप 1-0 पे देखेंगे, सब्स्टिट्यूट चलिए किए, उनाई एमरी ने किए सब्स्टिट्यूशंस, मैंने मान लिया कि उनाई एमरी ने हमें टैक्टिकली आउट प्ले किया, लेकिन वहां पे बदियाशील से गलती होती है पहले गोल के लिए वॉटकिंस के। बॉल वो सीधा दे देते हैं, आई थिंक रॉजर्स या सैंचो थे, मुझे याद नहीं किसको दी थी। वॉटकिंस के पास बॉल आती है, फिर वो गोल स्कोर कर देते हैं। उसके बाद जब 1-1 है स्कोर, आप कॉर्नर डिफेंड कर रहे हैं, आपके पास वो सेंटर बैक्स ही नहीं है जो उस पोजीशन में आपको वो अश्योरेंस दे, वो सर्टेनिटी दे कि भैया कुछ भी हो जाएगा, यहां इस सिचुएशन से गोल नहीं पड़ना चाहिए। और वही आप लैक कर गए आज, और यही आपके साथ हो रहा है इस सीजन बार बार। विच ब्रिंग्स मी टू द रिक्रूटमेंट। लोग मुझे बोलेंगे, मुझे गालियां बकेंगे कमेंट्स में, मुझे बहुत सारी गालियां बकी जा रही हैं अभी भी इंस्टाग्राम पे उस रील पे कि भाई तुम मरेस्का को क्यों कुछ नहीं बोलते। मैं स्टैंड बाय करूंगा इस पॉइंट से कि भाई दिस इज नॉट अ मैनेजरियल इशू, दिस इज अ रिक्रूटमेंट इशू। आप मरेस्का को निकाल के कोई और मैनेजर ले आइए, मे भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी रिजल्ट्स में, बट लॉन्ग रन में एक लीग फॉर्मेट में ये टीम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आपको करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नो हाउ चाहिए, जो इस टीम में नहीं है। मरेस्का रोते रोते मर गया भाई कि मुझे एक सेंटर बैक ला दो, एक सेंटर बैक ला दो, एक सेंटर बैक ला दो। बेनवा बदियाशील एक ही मैच में अच्छा खेल के खराब कैसे खेल सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम है तो मैनेजरियल प्रॉब्लम है तो मरेस्का को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आज के मैच के लिए मेरे मरेस्का के कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं कि फोफाना को स्टार्ट क्यों नहीं कराया। अब उन्होंने बोला था मैच से पहले कि भाई 72 घंटों में एक और मैच है, तो हमें ध्यान रखना है सबकी फिटनेस का, और फोफाना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट मैच था यार, ये इसमें आप फोफाना को स्टार्ट नहीं कराओगे तो कब कराओगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुकुरेया को हटा के जो गुस्तो को लेफ्ट हैंड साइड पे डाला, और फिर उसके बाद और भी जो सब्स्टिट्यूशंस थे, मतलब डिलैप को आपने हटाया, गिटन्स को लाना, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। तो ठीक है, मरेस्का को लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं बेंच पे वो चीज़ कर सकते हैं, वो चाह रहे हैं, बट फोफाना को स्टार्ट ना कराना, बदियाशील की गलती होती है उससे। और फिर अगर आपको देखना है कि कौन आपके पास बेंच पे अवेलेबल है तो टोसिन है, तो भाई टोसिन का तो पीटीएसडी अभी से ही नहीं संभल रहा हमसे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, मरेस्का से आप सवाल पूछ सकते हैं, बट स्टिल बिग पिक्चर में मुझे लगता है कि मरेस्का से ज़्यादा, मरेस्का भी है एट फॉल्ट, बट मरेस्का से ज़्यादा इट्स अ रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि एस्तेवा और पाल्मर को थोड़ा तो साथ खेलना चाहिए दोनों, मतलब अगर एक ही रहेगा दोनों में से तो बहुत इजी ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि जब नेटो गर्नाचो या नेटो गिटन्स खेल रहे हैं तो ऐसा मुझे इनमें कोई भी नहीं दिखता है कि भाई एक्स फैक्टर वाला वो खिलाड़ी है जो चीज़ें चेंज कर देगा, क्योंकि एट टाइम्स इनकी डिसीजन मेकिंग मुझे एवरेज लगती है। तो एक आप हार्ड वर्किंग प्लेयर को रखिए, चाहे आप गर्नाचो को रखिए, आप नेटो को रखिए, लेकिन एस्तेवा पाल्मर आप दोनों को साथ में खिलाइए। तो वो सब्स्टिट्यूशंस में आप बोल सकते हैं कि मरेस्का ने आज फिर से गलती कर दी, बट द पॉइंट इज कि मरेस्का लाएगा तो वही प्लेयर ना जो बेंच पे मौजूद है। अब अगर आपने उसको खरीद के ही गिटन्स दिया है तो क्या मरेस्का बेंच से जेरेमी डोकू ले आए, या अगर आपने खरीद के ही डिलैप दिया, भाई डिलैप ने क्या किया आज मुझे आप बताइए मैच में आके। मतलब एक स्ट्राइकर होता है, अपने आप को इंपोज करने की कोशिश करते हैं, सारे स्ट्राइकर्स डिलीवरी डिपेंडेंट है क्या यार? 4 या 5 टच होंगे आज डिलैप के, जिसमें से 2 तो वो किक ऑफ के मिले हैं जब गोल स्कोर किया एस्टन विला ने। तो दिस इज अ रिक्रूटमेंट इशू दोस्तों, दिस इज नॉट अ मैनेजरियल इशू। या टैक्टिकली ठीक है आउट प्ले हुए हैं, मैंने बात की उनाई एमरी की, क्रेडिट उनको है, बट अगर आप वो दूसरे गोल के लिए जो कॉर्नर मिला वो भी आप देखेंगे तो मालो गुस्तो से बॉल मिस हुई है वहां पे, फिर वो सिचुएशन क्रिएट हुई, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी जहां पे हम तितर बितर हो जा रहे थे, जहां पे हम पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे। कुकुरेया को क्यों हटाया मुझे समझ नहीं आया। आई नो कि भाई उस साइड से चांसेस बन रहे थे, बट कुछ करने की कोशिश कर रहे थे मरेस्का, वो उनसे हो नहीं पाया। मेरे हिसाब से मरेस्का ना इन गेम मैनेजमेंट में थोड़ा सा लैक करते हैं कंपेयर टू अदर मैनेजर्स। अगर मुझे उनका कुछ क्रिटिसिज्म करना होगा तो ये होगा, बट आई फील कि जो हो रहा है अभी वो गलत है इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी भी जनवरी में अगर एक सेंटर बैक आ जाता है, मैं कहता हूँ सेंटर बैक एज एन डिसेंट सेंटर बैक, ये नहीं भाई कि एक अगेन पोटेंशियल वाला प्लेयर ले आओ, तो अगर एक डिसेंट सेंटर बैक आ जाता है तो मैं कहूंगा कि हाँ थोड़ा चांस है टॉप 4 क्वालिफाई करने का, वरना तो भाई बर्बाद हो जाएगा ये सीजन भी। दूसरी चीज ये है कि लिवरपूल जिनका बर्बाद सीजन जा रहा है, मैन यूनाइटेड जो राइट ऑफ कर दिया था जिनको सबने सीजन की शुरुआत में, मैन यूनाइटेड के हमारे बराबर पॉइंट्स हो चुके हैं। रेस्ट अश्योर्ड 99.999% मैन यूनाइटेड आर विनिंग देयर नेक्स्ट गेम, क्योंकि वुल्स के अगेंस्ट होम पे वुल्स आर पैथेटिक एज फक।
मैन यूनाइटेड वो मैच जीतेगी, पेलेगी वुल्स को 3-0 4-0, तो उनके तो हो रहे हैं 32 पॉइंट। आप बोर्नमथ को हरा सकते हो क्या होम में? सवाल ये है। लिवरपूल हमसे ऊपर हो चुकी है, मैन यूनाइटेड हो सकता है हमसे ऊपर हो जाए, सनदरलैंड, क्रिस्टल पैलेस सब हमारे बराबर हो सकते हैं, ब्रेंटफोर्ड भी हमारे बराबर हो सकती है नेक्स्ट वीक। ये हालत हो गई है अभी। तो बेसिकली जो आपने मोमेंटम गेन किया था ना, जो भी आपके बड़े रिजल्ट्स थे, चाहे वो आर्सेनल के अगेंस्ट वो ड्रॉ हो, वो लिवरपूल के अगेंस्ट विन हो, और जो आप एक अच्छा मोमेंटम लेके आ रहे थे, वो सब बेकार हो गया है, क्योंकि आप उस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाए, वो कंसिस्टेंसी आप अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है करने के लिए। तो आपने जो 1-1.5 बिलियन का खर्चा किया है ना, वो बिल्कुल बेकार है। अब रिक्रूटमेंट पे सवाल उठेंगे, क्योंकि अब हो गया भाई टाइम, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से कि भाई प्लेयर को बैक करो। मुझे तो गर्नाचो की साइनिंग से भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, गर्नाचो ठीक कर रहा है। मैं कहता हूँ जेमी गिटन्स 55 मिलियन का कैसे खरीदा है भाई? नोनी मदुएके को रख लेते हैं हम यार। नोनी मदुएके इज अ मच बेटर प्लेयर देन जेमी गिटन्स, और लेफ्ट राइट दोनों जगह खेल सकता है नोनी मदुएके यार। ये तो मतलब ब्लंडर है भाई ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रिक्रूटर्स की। भाई क्या आप लेके आ रहे हो? आपको बिल्ड करना है ना, जो थोड़ी बहुत सक्सेस आपको लास्ट सीजन मिली, एक चैंपियंस लीग फिनिश, 2 कप कॉम्पिटिशंस आपने जीत लिए। अब इस चीज का ना सॉल्यूशन ये है कि बहुत आपने पोटेंशियल और यंग कर लिया। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, ये अच्छी टीम है, टीम खराब नहीं है। इसमें आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे डालने होंगे जिनमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए, नो हाउ आ जाए चीजों को मैनेज करने की इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। लीडर्स चाहिए जो मुझे लगता है कि नहीं, काम हेड्स होते हैं ना, कि भाई जो थोड़ा सा मतलब संयम रखें अपना फील्ड पे, और लाइक बेसिकली कूल काम और कंपोजर वाली जो हम बात करते हैं ना, वो हमें चाहिए, जो अभी स्क्वाड में मुझे दिखती नहीं है। या तो फिर भाई हमारे अटैकर्स क्लिक करने लग जाएं। अभी हम वेट कर रहे हैं कि भाई पाल्मर फॉर्म में है, पाल्मर फॉर्म में है, पाल्मर फॉर्म में है। भाई पाल्मर फॉर्म में आते आते तो भाई हो सकता है सीजन का फॉर्म खत्म हो जाए हमारा, पता नहीं क्या होगा भाई। अब थोड़ा सा डर सा लग रहा है ये चीज देख के, और पैटर्न मुझे अब एक नजर आ रहा है। और जब भी पैटर्न मुझे नजर आने लगता है ना हमारी हार में, या हम जो चीजें गलत कर रहे हैं, तो मुझे डर लगता है। मैं अगेन बोलूंगा कि मैनेजर की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूरे 90 मिनट आउट प्ले हो रहे हैं। प्रॉब्लम इस कि जो हम फेजेस में डोमिनेट कर रहे हैं ना मैचेस को, उसमें हम इतना डैमेज नहीं कर रहे हैं अपोजिशन को कि हम मैच जीत जाए। या फिर जब हम पिल रहे हैं तो हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है डिफेंस कि हम उसको सस्टेन करके सी आउट कर ले। ये एक इशू आ रहा है। इसको सॉल्व प्लेयर्स की क्वालिटी ही कर सकती है, मैनेजर तो बस एक पार्ट है पजल का। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बताइएगा आपको क्या लगता है।